और उनकी माँ इतनी खूबसूरत थी ये भी पता नहीं, उसको मारा गया कि मतलब उसको आधे ऐसे थे जिंदा आरी में चढ़ाया गया। ये जेनोसाइड नहीं है? इसको क्या कहेंगे कि 4 बॉडी के 4 हिस्से कर दिए। जिस इंसान को आरी पर चढ़ाया जाएगा, पीस पीस किया जाएगा, उसको क्या कहेंगे? शहीद कहेंगे? उसको शहीद कहेंगे? मतलब फिर कौन रहेगा वहां पर जब मतलब ये हालात वहां पर फिर मतलब रहने के काबिल थे? हम वहां के रहने के काबिल थे? हम भी बोलते थे हम अपना जान बचाएंगे। मेरी माँ ने मुझे पहले बोल दिया, भाई तुम एकलाव, तुम छोटे छोटे जो है यहां से निकलो, कोई भी सीट नहीं। क्यों? जीता था मुताहिद माज ने। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोल दिया अब इलेक्शन से नहीं हुआ, अब गन से नहीं। तो वो सरहद पार चले गए। अगर मिल्टन से शुरू होगी, वो फारूकुल्लाह ने मिल्टन से शुरू कर दी। और गन जब आ गया, श्रीनगर में जब गन आ गया, वो इस्तेमाल हो गया कश्मीरी पंडितों पर। पंडितों ने क्या बोला? पंडितों का क्या कसूर था? जो लोग गन उठाने के लिए सरहद पार गए, गन उठा करके आए, कश्मीरी पंडितों को क्यों निशाना बनाया गया? पंडितों को इसलिए निशाना बनाया गया, क्यों? सीआईडी में पंडित थे, सीबीआई में पंडित थे, बैंक में पंडित थे, दूरदर्शन में पंडित थे। क्या उन्होंने बोल दिया हमारा राज नाश फाश हो जाएगा, इसलिए पहले इनको ही टारगेट करो ताकि वो सारे अब आके हमारे कंट्रोल में रहे। इसलिए पंडितों को मिला। और जब पहला जुलूस ज़ने कलर से निकल गया, मैं ये वोसों के साथ कहना चाहता हूँ, कफन लगा के 5 लड़कियां थी सामने, क्या उन्होंने स्मूथली ज़ने कदल से जब जुलूस निकला नई करालखोट तक पहुंचा। करालखोट के बाद वो नई सड़क की तरफ जब जुलूस निकला, वहां पर उन्होंने नारा दे दिया, यहाँ क्या चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा। निज़ाम मुस्तफ़ा का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी गश आज़ादी, कश्मीरी में बोल दिया, ऐसी गश आज़ादी बटने सान बटो बगैर। आज़ादी किससे? मतलब जब मिल्टन बन गए, जब वो किसी मुसलमान के घर में जाते थे, बोलते थे 4 आदमी का खाना दे दो, 5 आदमी का खाना दे दो, वो खाना खिलाते थे। जब पुलिस का रेड पड़ता था, वो बोलते थे ये इस कमरे में कौन है? ये हमारा जवाई है, ये हमारा जवाई है। फिर वो उनको वो लड़की भी ले जाता था। बहुत सारी फैमिली ऐसे थे, बहुत सारे फैमिली ऐसे थे जिनको ये वाक़ा हो गया, बड़े बड़े अफसरों को, फिर उनको वहाँ भागना पड़ा, उनको भी भागना पड़ा। और 90% मामडन जो है वो यहाँ जम्मू में, वो दिल्ली में, वो बम्बई में उन्होंने फ्लैट ले लिए, उन्होंने मकान बनाए। चाहे उन्होंने गवर्नमेंट लैंड ले ली, लेकिन ले लिया, चाहे 2 मरला हो, 3 मरला हो। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाजा मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं महाराज कृष्ण भट्ट साहब, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं माइग्रेंट्स सेल के। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया। थैंक यू वेरी मच। मैं टेंग साहब बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि वो आपने मुझे मौका दे दिया बोलने के लिए। मैं तहे दिल से आपसे शुक्रिया अदा करता हूँ। भट्ट साहब, आपने एक इंटरव्यू देखा होगा जिसमें एक एडवोकेट साहब जो हैं कश्मीरी पंडितों के लिए जो कुछ उन्होंने कहा है। कल भी राकेश कौल साहब जो है उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट दिया, उसके बाद से काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। आपने भी हमसे संपर्क किया कि आप भी अपनी बात रखना चाहते हैं। ऐसा क्या लगा आपको उस स्टेटमेंट में? एक एडवोकेट जो हैं स्टेटमेंट दे रहे हैं और काफ़ी सीनियर वो एक लॉ ऑफिसर रह चुके हैं, उनके द्वारा जो बातचीत की गई, क्या लगता है आपको? उनके इंटरव्यू देख करके क्या कुछ फैक्ट्स थे जो उन्होंने सही जो है नहीं बताए? एक तो वो लॉ अफसर था और एडवोकेट है। एडवोकेट होने के नाते उसको ये शोभा नहीं देता है कि उन्होंने बोल दिया कश्मीरी बाग के आगे उन्होंने 4 चिंडियाँ निकाली हैं। पहले लॉ अफसर अगर वो था, उसको पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट को ये बोलना चाहिए कि डिफाइन फैमिली किसने किया। कश्मीरी पंडितों ने डिफाइन फैमिली नहीं किया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैमिली डिफाइन किया कि अगर कोई बच्चा, माँ बाप और बच्चा अनमैरिड है, वो बाप के साथ था। अगर किसी बच्चे को मतलब शादी हो गई थी, बीवी थी, बच्चे थे, तो वो मतलब दूसरी पार्टी बन गई। तो अब एक ही फैमिली कहाँ से आ गई?
तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि अगर वकील साहब ने लॉ अफसर भी है, उसने ये स्टेटमेंट दे दिया, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। मैं दिल की गहराई से उसको ये बोलना चाहता हूँ कि ये आपने ये जो स्टेटमेंट दे दिया है, क्या ये सही दे दिया है? पहले इस बात को संगीन से देखना चाहिए था कि ये फैमिली डिफाइन किसने की? हमने तो नहीं किए। हमने तो मतलब एक चीज़ है, जो मतलब यहाँ पर लोग आए थे उस टाइम उन्होंने 8-8 आदमी 10-10 आदमी को एक ही चिंटी में मतलब एंटर किया था। फिर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं, इनको बाइफिकेट कर दो, ये डिफाइन ऐसे फैमिली है। ये उसने जो ये कहा कि उनने 4-4 चिंटियाँ निकाली, ये बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। मैं प्रेस आपके माध्यम से उसको ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी कश्मीरी पंडित है जो माइग्रेट होके आए हैं, वो फॉरेस्टली वहाँ से चले गए, यहाँ आ गए थे, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। एक बात उन्होंने कही है कि कश्मीरी पंडित, जिस तरह से कहा जाता है कि कश्मीरी पंडितों को वहाँ से मुसलमानों के द्वारा डरा धमका के जो है भगाया गया है। कश्मीरी पंडित जो है, क्योंकि परिवार था, बच्चे थे, फैमिली थी, तो अपना सारा जो वहाँ पे कमाया हुआ है या जो अपना ज़िंदगी भर की कमाई, घर ज़मीन सब पैसा सब छोड़ छाड़ के अपनी फैमिली को बचाने के लिए जो है वहाँ से निकले। तो अगर हम बात करें, जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये जो सारी शुरुआत से जो 90s के बाद की जो ये सारी बातें जो लोगों के सामने हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनको वहाँ से किसी ने भगाया नहीं, किसी ने डराया नहीं। जगमोहन थे उस समय के गवर्नर जम्मू कश्मीर के, उन्होंने जो है वहाँ से उनको निकाला था, उस समय के लिए, कुछ समय के लिए जो है उनको बाहर निकाला था कश्मीर से। मैं वकील साहब से ये कहना चाहता हूँ कि जब इलेक्शन हो गया, मुताहिद महज इलेक्शन में उतरा, उनने लड़ा इलेक्शन में, और फारूकुल्लाह साहब ने डिवीजनल कमिश्नर को बोल दिया, ऐलान कर दो कि मैंने जीत लिया। लेकिन डिवीजनल कमिश्नर ने ऐलान नहीं किया। तो क्या हुआ, उसने राजीव गांधी के साथ मिलके, वो राजीव गांधी का दोस्त था, उसने दिल्ली से ऐलान करवाया कि फारूकुल्लाह ने जीत लिया, और जो माफ थे मुताहिद महज, उनको कोई भी सीट नहीं। क्यों? जीता था मुताहिद महज ने। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोल दिया अब इलेक्शन से नहीं हुआ, अब गन से नहीं, तो वो सरहद पार चले गए। अगर मिलिटेंसी से शुरू होगी, वो फारूकुल्लाह ने मिलिटेंसी से शुरू कर दी, और गन जब आ गया, श्रीनगर में जब गन आ गया, वो इस्तेमाल हो गया कश्मीरी पंडितों पर। पंडितों ने क्या बोला? पंडितों का क्या कसूर था? जो लोग गन उठाने के लिए सरहद पार गए, गन उठा करके आए, कश्मीरी पंडितों को क्यों निशाना बनाया गया? पंडितों को इसलिए निशाना बनाया गया, क्यों? सीआईडी में पंडित थे, सीबीआई में पंडित थे, बैंक में पंडित थे, दूरदर्शन में पंडित थे। क्या उन्होंने बोल दिया हमारा राज नाश फाश हो जाएगा, इसलिए पहले इनको ही टारगेट करो, ताकि वो सारे अब आके हमारे कंट्रोल में रहे। इसलिए पंडितों को मिला। और जब पहला जुलूस ज़ने कलर से निकल गया, मैं ये बोसों के साथ कहना चाहता हूँ, कफन लगा के 5 लड़कियां थी सामने, क्या उन्होंने स्मूथली ज़ने कदल से जब जुलूस निकला, नई करालखोट तक पहुंचा। करालखोट के बाद वो नई सड़क की तरफ जब जुलूस निकला, वहां पर उन्होंने नारा दे दिया, यहाँ क्या चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा। निज़ाम मुस्तफ़ा का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी गश आज़ादी, कश्मीरी में बोल दिया, ऐसी गश आज़ादी बटने सान बटो बगैर। आज़ादी किससे? मतलब ऐसी गश आज़ादी, मतलब जितने भी कश्मीरी मामलन थे, ऐसी गश आज़ादी। मतलब जम्मू अलग था उसमें या जम्मू भी बीच में था? सारा पूरा लखनपुर से। हाँ, लखनपुर से। वो ये नहीं कहते थे कि हम खाली कश्मीर को आज़ाद करेंगे, वो बोलते थे हम लखनपुर से आज़ाद। तो कश्मीरी ने उसी टाइम गणपति मंदिर माना हुआ था श्रीनगर में। ये जो जुलूस आप कह रहे हैं, ये आप खुद उसके गवाह हैं? नहीं, विटनेस हूँ। यस। तो ये जो जुलूस था, जिस तरह से आपने कहा कि इलेक्शंस जीते वो लोग थे, और फारूक साहब ने जो है वहाँ पे कुछ रेगिंग वगैरह करवाई, तो सिर्फ मिलिटेंट्स थे वो लोग जो गन लेके जुलूस निकाल रहे थे, या आम जनता जो मुस्लिम कश्मीरी? उनके साथ आम जनता भी थी, मामलन
आम जनता भी थी। क्यों? वो बहुत तंग आ चुके थे। जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन के बावजूद उनने जब वोट डाला, सपोज हमारी मतलब कोई पार्टी होगी, कल हमको मतलब कोई वोट डालेगा, तो डेफिनेटली वो तो हमारे साथ ही होंगे ना, जो हमारे मतलब हमको वोट डालने के लिए आ जाएंगे, वो तो हमारे साथ ही है। वहाँ खाली मिल्टन नहीं थे, वहाँ आम लोग भी थे। उसके बाद क्या हुआ? तो मतलब उस उसके जुलूस बाद क्या हुआ, तो गणपति हार मंदिर में मीटिंग हो गई, सारे पंडित मतलब वहाँ चले गए। इकट्ठा हो गए। हाँ, यस। मैं मतलब मेरी एज थी 30 ईयर्स। अच्छा। मैं आई विटनेस, और मैंने वो मीटिंग, हरिनाथ जो तो प्रेसिडेंट था कश्मीरी पंडितों का, वहाँ पर मीटिंग कॉल कर दी। उन्होंने बोल दिया अब क्या करना है, अगर ये नारा लग गया अब क्या करना है, हमें क्या करना है। तो पहली बार ऐसा हुआ था, मतलब इस तरह का कोई हाँ, नारा? ये पहली बार हुआ था। पहले आपस में प्यार मोहब्बत? बहुत प्यार था, बहुत प्यार था, कभी ऐसा नारा नहीं लगा था। तो जब मीटिंग हो गई गणपति हार में, तो हैदरनाथ जोतू ने बोल दिया मैं अभी जाता हूँ मौलवी फारूक के पास, राजे कत्ल। मौलवी फारूक राजे कत्ल में रहता था, वो चला गया और 5 आदमी उसके साथ थे। तो उसने राजे कत्ल में मौलवी फारूक को बोल दिया हमें क्या करना है, हम कश्मीरी 2 ही तंजीम थे, JK-LF और हुज़्बुल मुजाहिदीन। उस टाइम ये बाकी और तंजीमें थी नहीं। तो फारूक मतलब इसने मौलवी फारूक ने बोल दिया आप एक काम करो, आप यहाँ से निकलो। उसके बाद वो गवर्नर के पास गया, गवर्नर जगमोहन था, हैदरनाथ जोतू, उसने बोल दिया मैं इसमें कुछ नहीं करता। तो ये दो मतलब दोष देते हैं गवर्नर को। गवर्नर ने किसी कश्मीरी को नहीं निकाला, ये दवाई के साथ में खुद से लिख के देता हूं, गवर्नर ने किसी को नहीं निकाला। हाँ, गवर्नर नहीं था, कोई ऑर्डर नहीं, कोई नहीं, सिर्फ उसने इतना बोल दिया अगर कोई कश्मीरी निकलना चाहता है, कर्फ्यू होता है, उनको मैं बताऊंगा भाई इनको छोड़ दो। अच्छा। यस। उसके बाद वहां से निकलने के बाद हम गए श्रीनगर टाइम्स और आफ्ताब, 2 ही पेपर थे श्रीनगर में। मोहम्मद यूसुफ था मतलब श्रीनगर टाइम्स का, उनके पास। हैदरनाथ जोतू जब उधर गया, उन्होंने एक आर्टिकल दे दिया उनको कि हुज़्बुल मुजाहिदीन और HM को हम ये कहना चाहते हैं कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ बैठना है कि यहाँ से निकलना है। तो आ गए घर में। जब घर में आ गए, घर में आने के बाद अब सुबह का इंतजार करना है ना। सुबह जब इंतजार कर दिया कि पेपर में आ गए, जो है ना जोतू का मतलब प्राइवेट सेक्रेटरी था, वो टैंकी पोरा मतलब पार गणपति हार में, ये हैदरनाथ जोतू वो किश्ती में आ गया, बीच में किश्ती मतलब क्रॉस करते थे, किश्ती में आ गया। तो उसने मतलब पेपर शेपर पढ़ा, तो बोला अब क्या करना है, बोला शाम को मीटिंग करेंगे। जब वो वापस चला गया, बेटा करांटी उसके पास आ गया, उसी बंड पर, दरिया के किनारे, दरिया के बंड पर उसने उसको 4 गोलियां मारी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। उसने बोल दिया भाई मेरा कसूर क्या है, अगर आप लोग मुझे ये गोलियां मारी, मेरा कसूर क्या है, तो मुझे पानी पिलाओ। क्या? पानी पिला। और उसको माथे पर गोली लगाई। माथे पर गोली लगाने के बाद उसने मतलब चिट्ठी लिखी, शायद मेरा अंदाजा जहां तक है फोटो भी उठाया होगा पुलिस ने। जब लाश उठाई होगी पुलिस ने, वो फोटो तो उस मतलब पर्ची पर तो उठाया होगा उन्होंने। उस पर यह लिखा है कि हम हैदरनाथ जोतू को ये बोलना चाहते हैं कि आपके साथ क्या सलूक किया जाएगा, क्या कश्मीरी पंडित फिर वहां रहता है? ये चिट्ठी लगने के बाद क्या कश्मीरी पंडित वहां रहता है? कश्मीरी पंडितों ने वहां से ही माइग्रेशन शुरू कर दी। तो अब मुझे एक चीज बताए कि ये डर नहीं था, कौन अपना मतलब एक चीज है जमीन, मातृभूमि कौन छोड़ता है? कौन अपना मकान, एक मतलब एक कमरा क्यों ना हो, क्या वो छोड़ता है? नहीं छोड़ता, कोई नहीं छोड़ता है। लेकिन हमने उस टाइम लात मारी, हमने बोल दिया हम अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बेटी का इज्जत बचाएंगे। कश्मीरी मुसलमानों का इसमें कितना योगदान रहा है कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाले? क्योंकि मिलिटेंट्स का तो मान सकते हैं गन पॉइंट पे उन्होंने किया। जो हमारे पड़ोसी थे,
उन्होंने बोल दिया हमारी बेटियां आपके पास रहेंगे, हमने बोल दिया हमारी बेटियां आपके पास रहेंगी सुरक्षित। लेकिन उनने क्या बोला, उनने बोल दिया अगर बाहर का कोई आएगा हम उनको क्या कहेंगे, क्या। तो बाकी ये हमारी बेटी है, हम इनकी रखवाली करेंगे, आप हमारी बेटियां आपकी बेटियां है, आप इनकी रखवाली करेंगे। लेकिन अगर तीसरा बंदा बाहर से आ जाएगा उसको हम क्या करेंगे। खौफ था, क्या खौफ था। तो इसलिए उनको, और मैं अपनी बात बोलता हूं, मैं जब हमारी मां निकल गई तो उसने वहां के प्रेसिडेंट को मकान की चाबी दे दी, बोला इस मकान की रखवाली करना। मुस्लिम परिवार का प्रेसिडेंट था उसने। जब वहां हमारे घर मकान में लूट हो गया, हमारे सामने फारूक अहमद था मिल्टन, जिसने दुराईसामी को किडनैप किया था, जो हमारे मकान में घुस गया, उसने पीछे से गोली उसको मारी, बोला कि जब ये पंडित आ जाएगा कल मैं इसका जवाब क्या दे दूंगा। वो भी मतलब मिल्टन था। वो फारूक मतलब उसको आर्मी ने गोली मारी। जो हमारा वहां पर खदरी भंडार था, उस मतलब वो चिनार का पौधा था, उस पौधे में उसको गोली वहां टांग में लग गई। अभी भी वो जिंदा है, क्या फारूक अहमद अभी भी जिंदा है। लेकिन उसने उस आदमी को जिसने हमारे मकान से सामान निकाला है, उसको गोली लगाकर बोला कि मैं इसको पंडित को क्या जवाब दे दूंगा जब ये वापस आ जाएगा। वो भी मतलब मिल्टन था। क्या हम उसको मिल्टन कहेंगे? वो गवर्नमेंट के खिलाफ था, वो एनसी के खिलाफ था, वो हमारे खिलाफ नहीं था। तो मुझे एक चीज बता, ये शर्म की बात है, इस वकील की शर्म की बात है, वो ये मतलब ये बयान जो इसने दे दिया। ये जो कश्मीरी पंडितों की जाने गई वहाँ पे क्या संख्या है? मतलब एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी एक वो संख्या बताते हैं, अलग अलग विभिन्न है अभी तक कोई, और कश्मीरी पंडितों की लगातार ये मांग है कि इसको जेनोसाइड जो है वो उसको ऑफिशियली जो है उसको दर्ज किया जाए। तो आपके मुताबिक क्या है? ये तो जेनोसाइड है। कितनी ये तो देखो, मुझे एक चीज बताओ, एक जज था नीलकंठ कुंजू, करण नगर में रहता था। एज पर लॉ मकबूल भट्ट को उसको फांसी दे दी, केस के मुतलिक देखकर कि वो जज था, उसका यही कसूर था कि उसने उसको फांसी दे दी। और जब वो करण नगर आ गया दवाई लेने के लिए, तो मिल्टन आ गए, उसको गोली मार दी। जब उसको गोली मार दी, लोग भाग रहे थे, हो शहलियोवा, उसका जान निकल गया। तो उसका कसूर क्या था? कसूर यही था ना कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई था, वो जज था। पर्सनल ग्रज तो उसको किसी के साथ नहीं था, उसको किसी के साथ पर्सनल ग्रज था? पर्सनल ग्रज तो कोई नहीं था। उसने कानून के हिसाब से उसको फांसी दे दी। और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलता है 32 साल के बाद, 33 साल के बाद इसको रीओपन करो। अब 33 साल उसकी हड्डियां भी मतलब पता नहीं, वो जल गए, मतलब सुबह भी उसका मिट्टी भी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है इसको रीओपन कर दो। वहां क्या निकलेगा? अब क्या निकलेगा, क्या? लेकिन उससे राहत उसके फैमिली को क्या राहत मिलेगा? आपके मुताबिक मतलब अगर कश्मीरी पंडितों की मतलब इसमें इस सारे में जो 90s के बाद जो लोग वहाँ से प्लाइन हुए, माइग्रेंट हुए, जम्मू में आए, काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, तो जाने कितनी लोगों ने गंवाई इसमें? बहुत सारे लोग। कितने हम बताएंगे? जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है। मैं एक चीज बताऊंगा, सोपोर कॉलेज में मियाँ बीवी थे, क्या मियाँ बीवी थे, वो वहाँ सर्विस कर रहे थे। बाप को मारा गया, बच्चे थे 2 बच्चे थे उनके 2। बीवी का पता ही नहीं, ना उसकी लाश मिली, मतलब पाकिस्तान पहुंची क्या पहुंची क्या। वो हीरालाल चड्ढा की बहन थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन 2 बच्चों को ऐलान कर दिया, जब तक ये पढ़ेंगे तब तक हम गवर्नमेंट उसको दे देंगे। पैसा भी दिया होगा, वो तो आप मतलब इस वक्त मानते, वो तो उनने मेरे ख्याल में शादी भी किया होगा। लेकिन उनको दिल में ये दुख है ना, उनको ये दिल में बहुत दुख है
कि हमारे माँ बाप को किसने मारा, और उनकी माँ इतनी खूबसूरत थी ये भी पता नहीं उसको मारा गया कि मतलब उसको आधे ऐसे थे जिंदा आरी में चढ़ाया गया। ये जेनोसाइड नहीं है? इसको क्या कहेंगे कि 4 बॉडी के 4 हिस्से कर दिए। जो जिस इंसान को आरी पर चढ़ाया जाएगा, पीस पीस किया जाएगा, उसको क्या कहेंगे? शहीद कहेंगे? उसको शहीद कहेंगे? मतलब फिर कौन रहेगा वहां पर जब मतलब ये हालात वहां पर फिर मतलब रहने के काबिल थे? हम वहां के रहने के काबिल थे? हम भी बोलते थे हम अपना जान बचाएंगे। मेरी माँ ने मुझे पहले बोल दिया, भाई तू एकलाव, तुम छोटे छोटे जो है यहाँ से निकलो। ये जिस तरह से आप कह रहे हैं, बार बार आप ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स, मुलाजम या जज या कुछ भी कश्मीरी पंडित जिस भी महकमे में थे उनको निशाना बनाया जा रहा था। सिविलियंस जो थे कश्मीरी पंडित उनको भी निशाना बनाया जा रहा था। सिविलियन भी, हाँ सिविलियन भी। ज्यादा टारगेट जो गवर्नमेंट मुलाजिम थे मैं एक चीज बताऊंगा, हमारा एक रिश्तेदार था, मेरा रिश्तेदार, मेरी मामा का साला, बेटा भी सीबीआई में था, बाप भी सीबीआई में था। उनके पास गाड़ी नहीं थी सीबीआई में, मतलब वो डीएसपी या एसपी के रैंक पर था। खंदा वाहपुर से वो गाड़ी में चढ़ा था। जब वो गाड़ी में चढ़े, बेटा दूसरी सीट पर था, बाप दूसरी सीट पर, बाप को गोलियों से छलनी कर दी। खंदा वाहपुर की गाड़ी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह बात कहना चाहता हूँ, सीबीआई वालों को यह बात कहना चाहता हूँ, क्या यह सही है? अगर यह गलत होगा मेरे को फांसी दी जाए। और मुसलमान ने उसके बेटे को फैरन ऊपर से डाल दिया ताकि इसको भी ना मारे, और लाश उठाने के लिए वहां पर। फिर क्या बताऊं, कितना दुख बताऊं, किस किस का दुख बताएं। ये जो मुस्लिम जो लोग हैं वहाँ पे रहते हैं, ये जो संख्या आती है 80,000 1 लाख लोग मुस्लिम परिवार, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के लिए तो कहा जाता है कि यार कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे मारा गया, जुल्म ज्यादती हुई, लेकिन उनके साथ में जो है 1 लाख तकरीबन कश्मीरी मुसलमान भी जो है इसमें मारे गए हैं। सारे बात ये है, जब मिलिटेंसी शुरू होगी, वैसे ये कहना नहीं चाहता था, मैं नहीं कहना चाहता था, क्यों मुझे फिर लोग बोलते हैं कि देखो ये गलत बोल रहे हैं। गलत क्या? मतलब वो फिर मतलब जब पिछला मैंने स्टेटमेंट दे दिया, बहुत सारे मुझे मतलब ये बोल दिया कि देखो उसने मुसलमान लोगों को बदनाम कर दिया। जब मिलिटेंट बन गए, जब वो किसी मुसलमान के घर में जाते थे, बोलते थे 4 आदमी का खाना दे दो, 5 आदमी का खाना दे दो, वो खाना खिलाते थे। जब पुलिस का रेड पड़ता था, वो बोलते थे ये इस कमरे में कौन है? ये हमारा जवाई है, ये हमारा जवाई है। फिर वो उनको वो लड़की भी ले जाता था। बहुत सारी फैमिलियाँ ऐसे थे, बहुत सारे फैमिलियाँ ऐसे थे जिनको ये वाक़ा हो गया, बड़े बड़े अफसरों को, फिर उनको वहाँ भागना पड़ा, उनको भी भागना पड़ा। और 90% मामडन जो है वो यहाँ जम्मू में, वो दिल्ली में, वो बम्बई में उन्होंने फ्लैट ले लिए, उन्होंने मकान बनाए। चाहे उन्होंने गवर्नमेंट लैंड ले ली, लेकिन ले लिया, चाहे 2 मरला हो, 3 मरला हो, 4 मरला हो, ले लिया। नहीं, आप कह रहे हो कि 4 कोई मिलिटेंट्स वगैरह जब हैं वो घर में आते थे, कहते थे कि भैया आप खाना बनाओ हमारे लिए, तो जब कोई रेड वगैरह पड़ती थी वो कहते थे ये हमारे जवाई हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि वो उनको बचाते थे, या ये कहना चाहते? बचाते थे। अगर उस समय वो बचाते नहीं उनको, तो ये हालत, उनको भी नुकसान होता ना, उसको भी, उस फैमिली को भी नुकसान होता, और मिलिटेंट को तो जाना ही जाना था, और उस फैमिली को भी मतलब नुकसान पहुंचता है। लेकिन उनको फिर ये बाद में पछताना पड़ा कि हमने क्या किया। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो 6 बजे के बाद, अब देखो मुझे एक चीज बताओ, जो रात के 12 बजे तक दरवाजा बंद नहीं होता था कश्मीर में कभी ताला नहीं होता था, चाहे मुसलमान फैमिली थी चाहे हिंदू फैमिली थी, ताला नहीं होता था, चोरी नहीं होती थी। कश्मीरी पंडितानी रात के 12 बजे शादी पर निकलते थे, कोई उसको हाथ नहीं लगाता, या मामडन निकलते थे हाथ नहीं लगाता था क्या। लेकिन जब ये 90 के बाद 6 बजे ताला लगता था। अगर कोई लड़का या लड़की किसी के रिश्तेदार के पास होते थे, फिर 6 बजे के बाद वो निकलते नहीं थे, वो वहीं बैठते थे।
बट सर इसमें एक बात मेरे को और बताओ, ये जो कश्मीरी पंडित जो वहाँ से कश्मीर से निकले ही नहीं, तब भी कश्मीर में थे, आज भी कश्मीर में हैं, आगे भी उनका ये मानना है, कहना है कि वो जब भी रहेंगे कश्मीर में ही रहेंगे, उनके मकान भी उनके पास हैं, ज़मीनें भी उनके पास हैं। नहीं, ये बात गलत है। उनका मकान है, ज़मीन भी है, ये बात सही है, कश्मीरी पंडितों के पास। कश्मीरी पंडितों के पास, ये बात सही है। लेकिन उनको सेफ प्लेस दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट बडगाम के जितने भी कश्मीरी पंडित है, कौन अपने घर में है? मैं चैलेंज के साथ बोलना चाहता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, स्टेट गवर्नमेंट को, गवर्नर महोदय को, उनको 48 फैमिली के 41 फैमिली को यहाँ बडगाम शेखपुरा में क्यों क्वार्टर देगा गया? क्या अगर वो वहां से नहीं निकले अपने घरों से, उनको क्यों क्वार्टर में रखा गया? ये फ्रॉड नहीं है तो और क्या है? और मतलब बहुत सारे फैमिलियां ऐसे हैं जिनको मतलब हाँ मंदिरों में जगह दी है, वो अपने घरों में है क्या? वो अपने घरों में है? मंदिरों में है तो घरों में कहाँ होंगे? तो मुझे एक चीज बताइए, कैसे वो बोलते हैं कि मतलब वो अपने घरों में है? अब जो हमारी बात होती है, जो वहाँ पे रहते हैं, जो लोग ये मानते हैं, कहते हैं कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, हम कभी यहाँ से निकले नहीं, लेकिन कहाँ? वो कैसे अपने घरों में है? वो कैसे वहाँ पे रह रहे हैं? वो अपने घरों में है, वो डर के मारे। क्यों? बहुत सारे ऐसे फैमिलियां थे जिनके पास उस टाइम 500 रुपये नहीं था, 200 रुपये किराया नहीं था, वो क्या करते? क्या करते? आपने एक बात इसमें और भी कही कि बहुत सारे कश्मीरी जो मुस्लिम परिवार थे, उनको भी इसका खामियाजा उठाना पड़ा। वो भी दिल्ली, जम्मू या अलग-अलग जो जगहें थी वहाँ पे पनाह लेने के लिए चले गए। लेकिन जिस तरह से कश्मीरी पंडितों के लिए फ्लैट्स वगैरह बनाए गए, इस तरह से इन लोगों के लिए फ्लैट्स वगैरह क्यों नहीं बनाए गए जो अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट से आए, मतलब इस मिलिटेंसी से तंग होकर? मुझे एक चीज़ बताइए नैंग साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अभी भी जा सकते हो जगती कैंप में, आप वहाँ पर देख लीजिए कितने मामलों को अलॉटमेंट हुए हैं। क्या वो हमारे भाई नहीं है, मुसलमान भाई नहीं है? कितने परिवार हैं वहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी के? चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, कुछ भी हो तो मिला ना। एक आप बात मान रहे हो कि कश्मीरी मुस्लिम भी उतना ही टारगेट हुआ है जितना कश्मीरी पंडित हुआ है। तो सरकार ने जो आप कश्मीरी पंडितों के लिए किया, वही चीज़ उन कश्मीरी मुस्लिम्स के लिए क्यों नहीं की? नहीं, बात ये है, जब मुसलमान वहाँ से भाग गया, भागने के बाद उसने पहले ज़मीन ले लिया और गवर्नमेंट की पॉलिसी थी जिनका अपना मकान होगा उनको मतलब ये टेनमेंट नहीं मिलेगा। क्या? तो उन्होंने कोशिश की पहले मतलब सर छुपाने के लिए जगह, और जो नहीं ले सके उनको मिल गया। तो आपको लगता है कश्मीरी पंडितों के साथ पूरी तरह से इंसाफ हो पाया है? क्योंकि 30-35 साल का जो ये समय बीता है, आप खुद इसके गवाह रह चुके हैं। अभी भी आपने जगती कैंपों की हालत मतलब आपने बताई, वहाँ की उस बिल्डिंग की हालत आप देखेंगे, रेनोवेशन नहीं होती है टाइमली, छोटे-छोटे कमरे हैं, फैमिलीज़ हैं, रहना मतलब हर इलेक्शन में जो है दावे किए जाते हैं कश्मीरी पंडितों के लिए हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कश्मीरी पंडित जो है जहाँ पे है, सुखी है, शांत है? कोई सुखी नहीं है। मैंने अपना मकान बेच दिया है, जो मेरा प्रॉपर्टी थी दादा परदादों की, वो मैंने बेच दिया है। बेचने के बाद मैंने यहाँ मकान बनाया मजबूरी में, कश्मीर में। फिर मैंने यहाँ मकान बनाया। जब मैंने मकान बनाया उसको मैंने अपना खून भी लगाया, खुद मजदूरी की। मजदूरी करने के बाद जब हम सोते हैं तो मुझे वो अपना घर याद आता है। वाह, वो मेरा मकान, मेरा दादा परदादों की प्रॉपर्टी जो यहाँ हमने खरीदा है, ऐसा लगता है कि हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। सार तो हम छुपाते हैं लेकिन लगता है कि यह हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन मानोगे टेंग सर, हमारा अभी भी फील है। क्या? अभी भी हमारा फील है। जब आप कभी कश्मीर जाते हैं अपने रिश्तेदारों के पास, कोई शादी वगैरह कोई होता है, कुछ प्रोग्राम होते हैं, तो वहाँ के जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं उनके साथ आपका उठना बैठना कैसा? बहुत ही वो ये कहते हैं कि नहीं आप कहीं मत जाओ, हमारे पास रहो। मेरा एक दोस्त है,
उसका ससुर मतलब पेत्रोह्यूर पहला अफगानिस्तान से आया है ट्रेंड होकर। क्या वो 92 में उसने जहाज पर हमला कर दिया बटमालू में, वो मर गया। बटमालू चौक पर उसकी मतलब ये कब्रिस्तान बनाया गया। लेकिन अभी भी उनके बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ। एज कश्मीरी पंडित मैं जाता हूँ उनके पास, वो सारे कमरे मतलब उनके बच्चे हमारे पास होते हैं। अगर मैं ये सोचता, वो मिल्टन था पहला अफगानिस्तान जो मोहम्मद यूसुफ के साथ ट्रेनिंग करने के लिए गया था। जो मोहम्मद यूसुफ इलेक्शन में उठा था बटमालू से, फिर उसी ने उसको मतलब अफगानिस्तान पहुंचाया ट्रेनिंग करने के लिए। अब कितना राज बताऊं। तो ये जो इश्तियाक भट्टी साहब जो फॉर्मर लॉ ऑफिसर हैं, एडवोकेट हैं, उनके द्वारा जो ये स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि एक एक परिवार जो था वो 4-4 परिवार बन के जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो हैं रिलीफ ले रहे हैं, और जो डेथ हुई हैं कश्मीरी पंडितों की उसके मुकाबले कश्मीरी मुस्लिम जो हैं लगभग 1 लाख जो उनकी डेथ हुई हैं, तो इससे आप कितना तालमेल रखते हैं या इत्तेफाक रखते हैं? देखो, अगर वहाँ पर 1 लाख मामडन की डेथ हो गई है, हम उसके लिए दिल से खुश नहीं है। हम मतलब जो मर गया वो गरीब परिवार की। एक हो गया उनके कहने से, एक हो गया आप खुद वहाँ पे थे, जिन्होंने ये कहा है वो पुंछ के हैं, लेकिन आप वहाँ पे खुद थे। ये संख्या सही है या गलत है? नहीं, एक चीज़ है ना, आर्मी के ज़द में भी आए, मिलिट्री के ज़द में भी मामडन आए, ये बात सही है। लेकिन जो उसने स्टेटमेंट दे दिया, ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट दे दिया। क्यों कश्मीरी पंडित यहाँ आ गए, उनने 4-4 चंदियाँ निकाली। मुझे एक चीज़ बताए, क्या वो आई विटनेस है? डिफाइन फैमिली हमने नहीं किया, डिफाइन फैमिली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की, डिफाइन फैमिली गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ने की। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ है, जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, लेकिन जो रिलीफ कश्मीरी मुस्लिम्स जो माइग्रेंट्स आए हैं या चिनाब वैली से या पीर पंजाल से, उनको भी उस तरह का रिलीफ दिया जाना चाहिए सर, जो कि नहीं मिला है। देखो, मैं एक चीज़ बताऊंगा टेंग साहब, शायद आपने अभी 10 दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने मामडनों का रिलीफ बंद किया था। किया था ना, और उनको कोर्ट का दरवाजा कोर्ट का नहीं, इससे खटखटाया, पहले भी, उसके बाद ऑर्डर आया कि इनका जब तक वेरिफिकेशन होती तब तक इनका रिलीफ आप जारी कीजिए। देखो, मैं एक चीज बताऊंगा, बहुत सारी ऐसी एजेंसी है कि जो ये कोशिश करते हैं कि हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई उठे। एजेंसीज चाहती हैं। हाँ, बहुत सारी एजेंसीज। अगर उनका रिलीफ आज तक मिलता था, उनका कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उन्होंने ये भी बोल दिया, भाई हमारा तब तक रिलीज किया जाए जब तक आप लोग वेरिफिकेशन करेंगे। तो मतलब जब कोर्ट का आर्डर आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मानना पड़ा, स्टेट मतलब रिलीफ कमिश्नर को मानना पड़ा। कोर्ट का आर्डर थोड़ी डिनाई करता। अगर वो बात होती, मैं इसी आपसे से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फिर उनको देते, चाहे उसमें कितने लीगल है। आधी फैमिली आप देखो 6 महीने के बाद वो आते हैं, 6 महीने वो श्रीनगर में रहते हैं, वो हक रखते हैं अपने घरों में। वो अगर 6 महीने वहाँ बैठते हैं, 6 महीने फिर यहाँ आते हैं वो सैर सपाटे के लिए या अपने मकानों में। उसी की तो वेरिफिकेशन करनी है ना। नहीं, वो तो मतलब देखो, मैं एक चीज बताऊंगा, वेरिफिकेशन किस चीज का होगा अभी अच्छा नहीं लगता है ना। ये ओपन करना अच्छा नहीं लगता है। वहां पर सुकून की छुट्टी होती है, वो यहाँ पर आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं? अब हमें तो पता नहीं, हम तो लेते हैं। मैं बोलता हूँ आते हैं कि नहीं, लेकिन बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? उसको ये माइग्रेशन तो नहीं कहेंगे ना। माइग्रेशन उसको कहते हैं अगर माँ बाप यहाँ है, बच्चे भी यहाँ होने चाहिए।
पढ़ते उनकी स्कूल का एडमिशन यहाँ होता है। लेकिन अब एक चीज़ मैं बताऊंगा, मतलब ये ओपन हम करना नहीं चाहते, क्यों इतना, मतलब उससे क्या होता है, उससे कंट्रोवर्सी होती है। चलें, आखिर में क्या एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? मैं अपनी तरफ से भट्टी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो एक दानिश इंसान है, एडवोकेट है, उसको ये बात नहीं करनी चाहिए, और इस बात को वो हमारी कम्युनिटी को, कश्मीरी पंडितों को माफ़ी मांगनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत Thank करने you में। very much. तो ये थे हमारे साथ एम के भट्ट साहब, स्टेट प्रेसिडेंट माइग्रेंट सेल। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।